फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10 के साइंस की मस्ट डू का चैप्टर नंबर 12 विद्युत। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि आपके मस्ट डू में दिए हुए हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 4, 5, 8, 9 चारों ही चैप्टर के मस्ट डू के क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियो डाल रखी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उनकी भी देख लीजिए। और इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी डिटेल में, इस चैप्टर को डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो मैं कमेंट में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ा रखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्नलिखित की एसआई इकाई क्या है। एसआई मात्रक तो आपने पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ाया था। तो जो विद्युत धारा या विभवांतर, प्रतिरोधक और विद्युत शक्ति, इन सब का अपना अपना एसआई मात्रक होता है, जिनसे इन सभी चीज़ों के दर्शाया जाता है। इसका आंसर मैं आपको ओरल में दूंगी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक? एम्पियर। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट होता है, वाट नहीं होता है। वाट शक्ति का होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। और प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है ना। ओम को इससे हम लिखते हैं, हिंदी में तो ओम को ऐसे लिखते हैं, है ना। लेकिन इसका जो एसआई मात्रक है उसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और विद्युत शक्ति को किससे दर्शाते हैं? शक्ति को दर्शाते हैं पी से, है ना, पावर। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जिसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों का एसआई मात्रक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक में विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सी युक्ति है, कौन सा उपकरण है जो चालक में, यानी जो तार होता है उसमें विभवांतर बनाए रखती है? विभवांतर कब बनेगा? जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना, तभी तो बनेगा। तो विद्युत धारा कौन प्रवाहित करती है? इसका आंसर होगा सेल, यानी बैटरी विद्युत धारा उत्पन्न करती है और उससे विभवांतर उत्पन्न होता है। तो बैटरी ही वो युक्ति है जो किसी चालक में विभवांतर उत्पन्न करती है। ठीक है, बैटरी या सेल। ठीक है, इसका आंसर होगा बैटरी या सेल। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बी पार्ट में हमसे पूछा है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका आंसर होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलॉम। इसमें एक नई चीज़ आपने देखी, कुलॉम, है ना। तो कुलॉम का जो एसआई मात्रक है वो सी होता है। ठीक है, अब आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? कुलॉम होता है। आवेश मतलब क्या होता है? चार्जेस जैसे प्लस माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, वो हमको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलॉम। ठीक है, आवेश को शी से दर्शाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? परिपथ में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित घटकों के प्रतीक बनाइए। मतलब ये जो नीचे नाम दिए गए हैं, इन सभी चीज़ों का आपको साइन बनाना है, प्रतीक बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो कॉपी लेकर बैठिएगा अभी। ओके, तो फर्स्ट हमें दे रखा है विद्युत सेल की क्या प्रतीक होती है? इस प्रकार आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें भी ये सब दिया हुआ है, आप उसमें से भी कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से बनता है आपका सेल। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये हमारा बन गया सेल का प्रतीक। इस प्रकार से होता है। अब बल्ब कैसे बनाते हैं?
बल्ब का जो डायग्राम है वो तो बहुत ही इजी होता है, उसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ बना कर दिखाती हूँ, इस प्रकार से आपका बनता है बल्ब। ठीक है, ये हो गया बल्ब। उसके बाद तीसरी चीज़ बोलिए प्रतिरोधक। प्रतिरोधक चीज़ आपको बनाना आना चाहिए। प्रतिरोधक ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये साइन होता है प्रतिरोधक का। उसके बाद फोर्थ चीज़ आपको बोलिए एमीटर। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति। ठीक है, एमीटर किसे कहते हैं? विद्युत धारा को मापने वाली जो युक्ति, जो उपकरण है, उसे एमीटर कहते हैं। यानी कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछे एमीटर का प्रतीक, कि जो एमीटर है उसका प्रतीक क्या होता है ना। तो एमीटर का प्रतीक ये होता है, ए बना देंगे, उसके चारों साइड आप एक सर्कल बना देंगे ऐसे करके, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। ठीक है, ये होता है एमीटर का प्रतीक। ठीक है, एमीटर क्या है? विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक कूलॉम आवेश की रचना करने वाले, यानी कि अभी हमने तो पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं। क्वेश्चन को चेंज करके पूछ रहे हैं, एक कूलॉम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करिए। यानी कि एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने लगते हैं। अभी आपसे पूछा था इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना, पूछ रहे एक कूलॉम में इलेक्ट्रॉन कितने लगते हैं। इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारा आवेश है, आवेश को अगर हम इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आपको बस इतना ही याद रखना है कि एक कूलॉम आवेश की रचना करने में इलेक्ट्रॉन कितने लगते हैं, तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलॉम आवेश की रचना करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बल्ब के फिलामेंट का गलनांक उच्च क्यों होता है। मतलब कि जो बल्ब होता है, यहाँ पे जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था बल्ब का, तो बल्ब में जो फिलामेंट यहाँ पे लगा होता है ना, उसका जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा उच्च रखा जाता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है बहुत ज़्यादा? इसलिए रखा जाता है कि वो गले ना, है ना, जल्दी से उसका दहन ना हो, जल्दी से वो फूटे ना बल्ब। ठीक है, अब ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो बना किस धातु का होता है, आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। ठीक है, 1 नंबर में या फिर वैसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि बल्ब का फिलामेंट कौन से धातु का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का। और इसका गलनांक उच्च क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसका दहन ना हो। ठीक है, मतलब कि ये जल्दी गले ना, इसलिए इसका गलनांक उच्च है। और इसीलिए गलनांक उच्च वाली धातु का यूज़ किया जाता है। किसका? टंगस्टन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट प्रति घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। जूल को जे से दर्शाता है, इतना पता है आपको। अब इसमें पूछा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर है, इसको तो आप इस वैल्यू को रट लीजिए। 1 किलोवाट घंटा, इसको बहुत बार आता है सत्यापित करने के लिए, है ना, सत्यापित करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। इसमें क्या किया है, इसमें चेंज करके पूछा है आपसे, तो वही आंसर है। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन आंसर वही है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 3.6 × 10⁻6 जूल किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट प्रति घंटा के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोवाट प्रति घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओम का नियम क्या है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ओम का नियम। ओम का नियम हर बार पूछा जाता है, बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। ओम का नियम, इसमें ओम का नियम क्या है और V और I के बीच आलेख खींचिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने नंबर का पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन? 3 नंबर का। तो 3 नंबर के लिए आपको पूरे अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। ठीक है, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस सपोर्ट मटेरियल में बहुत ही अच्छा और इजी दिया है, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये जो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा लिखा हुआ है यही आपको लिखना है कॉपी में अपनी। बिल्कुल सरल और बिल्कुल इजी आंसर है।
ओम का नियम इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद आपसे इस क्वेश्चन में आलेख खींचने को कहा था, तो ये वाला आलेख भी बनाएंगे कॉपी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसमें आपसे ओम का नियम पूछा था और आलेख बनाने को कहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को अपनी कॉपी में लिखिए। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, शॉर्ट में दिया है ये पूरा ही पूरा इतना, ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। ठीक है, ओम का नियम और उसका ग्राफ। ठीक है, यही बताना था इस क्वेश्चन के आंसर में, हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि जूल का तापन नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जूल का तापन नियम क्या है और जूल के तापन नियम की जो तापीय नियम का गणितीय व्यंजक, इसमें भी अब इसमें आलेख लिखा था लेकिन इसमें व्यंजक, इसमें भी आपको आलेख ही बनाना है। ठीक है, जूल के तापीय नियम का आलेख बनाना है। ये भी क्वेश्चन कितने नंबर में आ सकता है? 3 नंबर में आ सकता है। इसका आंसर भी इस मस्ट डू में बिल्कुल ईजी तरीके से याद करने वाला दिया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये जो बॉक्स में, ये ही आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट में, इजी, जल्दी याद होने वाला ट्रिक है ये। ठीक है, उसके बाद इसमें आपसे क्या कहता है, जूल का तापन नियम के प्रभावों को लिखना है। तो आप लिख देंगे इसमें कि फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है आपको, ये वाली जो चीज़ है ना उसे सबसे पहले लिखना। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो ऊष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और उसमें प्रवाहित समय के समानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे इसमें बोला था गणितीय रूपांकन। ठीक है ना, गणितीय व्यंजक खींचने को बोला था, मतलब कि ग्राफ में आपको इसको दर्शाना था। तो ये वाला डायग्राम भी आपको बनाना है। इसमें क्या जूल के तापन का गणितीय रूपांकन किया गया है, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 20 ओम प्रतिरोध के तार के एक टुकड़े को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसकी लंबाई उसकी मूल लंबाई से 2 गुनी हो जाती है। मतलब कि 20 ओम का एक तार है, मान लीजिए, जिसका प्रतिरोध है 20 ओम, तो उसको खींच के उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी। यही तार था, इसको खींच दिया गया और उसकी लंबाई 2 गुनी हो गई। तो अब जो नई स्थिति में तार का प्रतिरोध क्या होगा ये बताना है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये आपने सुना होगा कि R इज इक्वल टू L अपॉन A, रो L अपॉन A। यानी कि अगर प्रतिरोध, यानी कि अगर लंबाई बढ़ जाती है तो क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इस स्थिति में इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि लंबाई 2 गुनी हो गई है, तो हम इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि लंबाई बढ़ गई है तो प्रतिरोध भी ज़रूर बढ़ा होगा, है ना। लेकिन एरिया यानी जो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो नहीं बढ़ा, वो समान है। ठीक है, एरिया दोनों ही तार का समान है, केवल क्या बढ़ी है? लंबाई। तो लंबाई बढ़ गई तो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अगर लंबाई बढ़ गई है तो उस तार का प्रतिरोध भी बढ़ गया होगा। ठीक है, अब इसमें आप फॉर्मूला लिखेंगे। आर क्या फॉर्मूला होता है? आर बराबर रो L अपॉन A होता है। अब R1 का और R2 मतलब कि 2 प्रतिरोध है ना तार का, तो दोनों का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब दोनों को अगर हम डिवाइड पे रखें तो A2 मतलब कि इसमें क्या बोला है कि जो एरिया है वो बराबर है, क्योंकि तार का आयतन समान रहेगा, इसीलिए A1 का जो एरिया है और A2 का जो R1 जो पहले तार का एरिया था और जो दूसरे तार का एरिया था, दोनों बराबर है। ठीक है, अब अगर आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन ये भी चीज़ दी हुई है कि अगर तार इसमें 2 गुना कर दिया गया है तो आप L2 क्या है? L1 का 2 गुना है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? कि जो L2 है वो L1 का 2 गुना है। अब आप इस वैल्यू को, इन सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। R1 अपॉन R2 बराबर है L1 अपॉन L2 अपॉन L2 अपॉन A1। ठीक है, अब A1 और A2 बराबर था तो कट जाएगा, L1 अपॉन L2 बच गया। अब जो L2 है वो 2 गुना था। किसके 2 गुना था? पहले वाले तार की लंबाई के, है ना।
अब जो R2 क्या हो जाएगा, यानी कि जो दूसरे तार का नया प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना जो पहले वाला था उसका 4 गुना हो जाएगा। यानी कि 4 को पहले कितना था प्रतिरोध, 20 ओम था, 4 को 20 से गुना करेंगे तो 80 ओम, 80 ओम, यानी कि नए तार का प्रतिरोध 80 ओम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो 20 ओम पहले था, तार की लंबाई बढ़ गई तो क्या हो गया, प्रतिरोध भी बढ़ गया। ठीक है, तार की लंबाई बढ़ गई तो प्रतिरोध भी बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो प्रतिरोधक R1 और R2 एक श्रृंखला संयोजन या एक समांतर संयोजन बना सकते हैं और संयोजन 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा सकता है। किस संयोजन में, पूछ रहे हैं आपसे कि किस संयोजन में R1 और R2 में विभवांतर समान होगा और किस संयोजन में R1 के माध्यम से, यानी जो पहला प्रतिरोध है उसके माध्यम से दूसरे प्रतिरोध के माध्यम में विद्युत धारा समान होगी। इसमें इसका आंसर आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 5 ओम और 10 ओम प्रतिरोध है, तो 5 ओम और 10 ओम प्रतिरोध समांतर संयोजन में लगे हैं और इनका समकक्ष प्रतिरोध R1 है, यानी R1 में जो विद्युत धारा है वो समान होगी। किस में होगी, R1 में। उसके बाद आपसे 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाए गए परिपथ के लिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, एक परिपथ दिखाया गया है, आप सभी को दिख रहा होगा, है ना। अब इसमें कुल प्रतिरोध बताना है, विद्युत धारा बतानी है और 7 ओम का जो प्रतिरोध है इसके आर पर विभवांतर बताना है। पढ़ने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से करेंगे। पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, है ना, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों लगे हैं पार्श्व क्रम में और ये लगा है इन दोनों के साथ श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का पार्श्व क्रम का निकाल लेंगे, फिर जो आएगा उसमें 7 को प्लस कर देंगे, श्रेणी क्रम में प्लस करते हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए 1/R1 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। तो आपका जो R1 है वो कितना आ जाएगा, 3.33 ओम आ जाएगा। अब चूँकि जो पहला वाला, क्योंकि जो ये है ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो अब 0.33 में प्लस कर देंगे 7 को। ठीक है, तो प्लस करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10.33। पहले हमारा प्रतिरोध जो पहला वाला सीरीज़ में जो पैरेलल में लगे हुए हैं उसका प्रतिरोध 3.33 था। अब उसमें हमने क्या किया, सीरीज़ वाले को जोड़ दिया, तो टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध यानी कि R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10.33 ओम हो गया। कितना हो गया, 10.33 ओम। उसके बाद सेकेंड आपसे क्या पूछ रखा था, विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा का क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर IR होता है, यानी कि I बराबर V/R होगा। अब V कितना दे रखा है, 6 वोल्ट, यहाँ पे देखिए 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है और अभी हमने प्रतिरोध निकाला, प्रतिरोध कितना दे रखा है, 10.33 ओम, 10.33 ओम। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी विद्युत धारा निकल आएगी, डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा, 0.58 एम्पियर। आप इसको सॉल्व कर देख सकते हैं। आई जो हो गई हमारी, यानी कि विद्युत धारा कितनी हो गई, 0.5 एम्पियर हो गई। अब थर्ड पार्ट और आखिरी पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि 7 ओम के आर पार विभवांतर कितना होगा, 7 ओम, क्योंकि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है, जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है जो 7 ओम है ना, इसमें जो है विभवांतर कितना होगा, तो 7 ओम के आर पार विभवांतर का क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू आर। ठीक है, यानी कि I इंटू 7। अब I अभी हमने निकाला कितना है, 0.58 एम्पियर है, इसको आप 7 से इंटू कर देंगे तो आपको कुल जो 7 ओम के आर पार जो विभवांतर है वो मिल जाएगा। इंटू करने पर आंसर क्या आएगा, 4.06 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि कुल विभवांतर जो कि 7 ओम के आर पार, 7 ओम प्रतिरोध के आर पार का कुल विभवांतर कितना होगा, 4.06 वोल्ट। ठीक है,
उसके बाद 11th क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एमीटर और वोल्ट मीटर को परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। एमीटर का भी मैंने साइन बताया था, ए इस तरह से होता है, और वोल्ट मीटर का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, वी। ठीक है, अब इसे परिपथ में जो विद्युत सर्किट होता है उसमें किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसको जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, इसीलिए उसे किस में जोड़ते हैं? पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद 12th क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 1500 वाट। अब इसमें 1500 वाट दिया है। अब ये क्या है? 1500 वाट क्या है? ये शक्ति है, क्योंकि डब्लू किसका मात्रक होता है? शक्ति का, यानी कि जो शक्ति है वो आपको दे रखी है 1500 वाट। अब 1500 वाट और 250 वोल्ट रेटिंग का एक इलेक्ट्रिक गीजर 250 वोल्ट लाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके द्वारा खींची गई विद्युत धारा। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या लगाना है? फॉर्मूला। P बराबर क्या होता है? VI होता है ना। P बराबर VI होता है। इसमें आपको क्या दे रखा है? V दे रखा है। इसमें आपको P भी दे रखा है। आपको क्या निकालनी है? I निकालना है, यानी विद्युत धारा निकालना है, यानी कि P/V। तो विद्युत धारा क्या होगा? P/V, यानी 1500 डिवाइडेड बाय 250। तो कुल जो हमारी विद्युत धारा है वो कितनी हो जाएगी? 6 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि इसके द्वारा 50 मिनट में खर्च की गई या फिर खपत की गई ऊर्जा बताइए। क्या बतानी है कि 50 मिनट में अगर हम इस गीजर को 50 मिनट तक चलाते हैं तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो ऊर्जा का जो चिन्ह है वो क्या होता है? ई का क्या फॉर्मूला होता है? P/T। ठीक है, P/T। पावर मतलब P मतलब पावर यानी शक्ति, T मतलब समय, यानी कि इसमें ऊर्जा की खपत बतानी है। यानी P आपको कितनी दे रखी है? 1500 वाट दी हुई है, और T यानी कितने समय तक? 50 मिनट तक। अब आप इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75,000 वाट प्रति घंटा। लेकिन ये बहुत ही बड़ी वैल्यू। अब हम इसको छोटा करने के लिए क्या कर देंगे? किलोवाट में करेंगे। किलोवाट में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 75 किलोवाट। अब 1 किलोवाट, ये ध्यान में रखना, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के, है ना। तो कितना यूनिट हो जाएगा? 75 किलोवाट यानी 75 यूनिट। अब 75 को अगर आप 6 से गुणा करेंगे तो आपको खपत की गई ऊर्जा की लागत पता चल जाएगी कि कितने रुपए की ऊर्जा जो है वो खर्च हुई। तो 75 गुना 6 कितना होता है? 450, यानी कि टोटल 450 रुपये का ऊर्जा खर्च किया गया गीजर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके सारे ही क्वेश्चन आंसर्स मैंने बता दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलते हैं। जब तक अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।